समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है। यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। सम्मोहक साक्षात्कारों, दिल को छू लेने वाले आख्यानों और आंखें खोलने वाली चर्चाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य पक्षपातपूर्ण कानूनों के पीछे छिपी वास्तविकताओं और निर्दोष लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव को उजागर करना है। झूठे आरोपों का सच, unveiling false allegations, where we shall be discovering all those untold stories। दोस्तों, हमारी एक मुहिम है जहां पर हम लोगों की चुप्पियों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग इन चुप्पियों के कारण में आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन इस बार दुनिया उनकी आवाज सुनेगी। यह एक ऐसा पॉडकास्ट है जो कि झूठे आरोपों का सच को उजागर कर देगा। यहाँ हर एक कहानी को मंच मिलेगा और हर कहानी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि हर आवाज जरूरी है। This podcast is about the false allegations, whether they stem from personal vendettas, misunderstandings or systemic flaws, which can ruin many lives. Innocent men are often left battling social stigmas, legal battles and emotional turmoil. So this is basically the objective, to bring out the real stories from them. Many of them suffer silently and tragically. Some even lose their lives to the unbearable weight of those false charges. This podcast dedicates to those voices, the unheard, the forgotten, and the obsessed. Each podcast would be a story of a new person to experience their unsung stories, their battles, their drawbacks. Their stories are not just tales of pain or injustice, but these are the stories of hopes, determination, passion towards finding and seeking the truth. So what you're going to expect from this podcast, you can expect 4 things. First is the real stories. Second, eye-opening discussions. The third is basically hope and resilience. And fourth is a recall to reform. दोस्तों, कई लोगों ने हमसे पूछा कि पॉडकास्ट किस बारे में है, आपका मिशन क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पॉडकास्ट का मिशन लोगों को एक मंच प्रोवाइड करना है, एक मंच प्रदान करना है। लेकिन यह सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है। वह कानूनों के दुरुपयोग और सुधारों के जरूरत के बारे में जागरूकता लाने का और उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का। यह उन लोगों की आवाज देने के बारे में है जिन्हें चुप करा दिया गया है, और कहानी के उस पहलू पर प्रकाश डालेगा जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जा चुका है। So here I would like to give courtesy to all those print medias, social medias, activists, news medias from where we got the pace of our news to showcase you. थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, यदि आपकी आवाज़ अनसुनी रह गई है तो समय आ गया है अपनी आवाज़ को उठाने का, अपनी आवाज़ को बाहर निकालने का। चुप मत रहिए, हमसे जुड़िए और अपनी आवाज़ को बाहर निकालिए। याद रखिए, हर आवाज़ मायने रखती है। दोस्तों, हर दिन 200 से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं, और ये आंकड़े के बारे में मैं नहीं बल्कि NCRB का डेटा बोलता है। ये वो पुरुष लोग हैं जो कि किसी न किसी झूठे आरोपों से प्रताड़ित होकर के अपनी जान दे देते हैं। और दोस्तों, जब से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करने का प्रण लिया है, उसके बाद से भी कई सारी और आत्महत्याएं हो चुकी हैं। दोस्तों, मेरे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये जितने भी केसेस मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ, ये वो केसेस हैं जो पिछले 10 दिनों के अंदर हुए हैं।
सिर्फ 10 दिनों के अंदर में, और मैं कुछ केस आपको बता रहा हूँ। पहला केस ये देखिए, मुरादाबाद से। यहाँ पर ये जो शख्स है सिर्फ 24 साल का लड़का है, जिसने बोला आई एम वेरी अपसेट एंड आई एम गोइंग टू डाई, and he is calling his sister before ending his life and writing a suicide note that police must realize men are not always wrong. आदमी हमेशा गलत नहीं होते। देखिए दूसरा केस है गुजरात का, जहां पर सुरेश रिकॉर्ड्स वीडियो accusing his wife of mental harassment before committing suicide. गुजरात पुलिस बुक वुमेन फॉर abetting husband's suicide. मैं हर स्टेट के एक एक दो केस लेके आया हूँ। यदि मैं सारे केस आपको बताने जाऊंगा तो ये केस बताते बताते ही एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगला देखिए कर्नाटका का, जहां पर ये कर्नाटका का विक्टिम प्रमोद बेंगलुरु में वर्क करता था और इसने जंप किया हेमवती रिवर में इन हसन डिस्ट्रिक्ट में, और उसने ये बोला है कि आई वॉज हेरेस्ड बाय माई वाइफ येट अनदर टैकी हु जम्प्ड, और इसने भी अपनी जान दे दी। देखिए ये कर्नाटक का केस था। और हाँ, आपको भारत की राजधानी दिल्ली का केस तो जरूर ही पता होगा। देखिए दिल्ली में अतुल सुभाष जैसा मामला, पत्नी से परेशान शख्स ने आत्महत्या की और 54 मिनट यानी 1 घंटे तकरीबन का बनाया वीडियो। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में कथित आत्महत्या का मामला सामने आया। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार का दावा है कि वह पत्नी से परेशान था। और कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी यह बताने के लिए कि कानून सिर्फ एक को ही सपोर्ट करता है। लेडीज के पास, औरत के पास में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे, लेकिन वो आज उन कानूनों का यूज न करके मिसयूज करने पे आमादा हो गई है। हर सिटी, हर शहर, हर मेट्रो सिटी के अंदर में यही हाल है। देखिए अगला किस्सा, 27 साल का लड़के ने अपनी जान दी, और उसने न केवल 27 साल के लड़के ने अपनी जान दी बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी अपनी जान ले ली। उनके पेरेंट्स की एज थी 55 साल और 50 साल, और ये 27 साल का जो लड़का था वो कोयम्बटूर का रहने वाला था। दोस्तों डीवी, डाउरी, रेप, अननेचुरल सेक्स, सेक्शन 9 और 125 और 498 ऐसे कई झूठे मुकदमे हैं जिसका आज की डेट के अंदर में संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महकमा फेमिनिस्ट होकर के, लेफ्टिस्ट होकर के आदमियों और पुरुषों को ब्लैकमेल कर रही हैं, और ये बात हम सब लोग जानते हैं। मैं जस्टिस को नहीं, मैं लीगल को नहीं, मैं पुलिस को नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वे लोग तो ये बातें जानते ही हैं। देखिए अगला मामला ललितपुर का, मध्य प्रदेश के ललितपुर के अंदर पत्नी और साले से प्रताड़ित होकर के एक व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या की, और ये अगला व्यक्ति था जिसने अपनी जान दे दी। एक और किस्सा सुनेंगे। देखिए यह है तमिलनाडु का किस्सा, जिसमें वुमेन ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल करके। जालंधर पंजाब के अंदर कुंवारे प्रेमी से शादी करनी थी, इसलिए पति का कत्ल करवा दिया पत्नी ने, और अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और किस्सा गुजरात से, वुमेन ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया सिर्फ 4 दिनों की शादी के बाद। क्यों? क्योंकि वो अपने कजिन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में। दोस्तों यही सच्चाई है। आप अपने इर्द गिर्द आगे पीछे यदि देखेंगे तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपके पिता, आपके पड़ोसी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, और वो सफर करने का रीजन है नॉन जेंडर बाइज्ड लॉस। एक और किस्सा देखिए, जहां पर पत्नी ने पति को इसलिए मारा कि वो उसे बर्थडे पर दुबई नहीं ले जा रहा था, इसलिए उसने उसका खून ही कर दिया। क्या ये सब कुछ मान्य है? यही चीजों को बाहर निकालने के लिए हमने इस पॉडकास्ट की पहल करी है। और दोस्तों ये जो पहला एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर में हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनकी कहानी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विश्वास मानिए, जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरी आंखों में आंसू झलक आए। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान को आपके सामने पेश करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह पॉडकास्ट हर दूसरे और हर चौथे शनिवार को ठीक रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। यह पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, यह पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, और सुन सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पे। इसके अलावा जितने भी अन्य पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह ये अवेलेबल होगा, और इसे आप सर्च कर सकते हैं अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस के नाम से, या फिर यदि आपको ये कठिन लगता है तो आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, विनोद तिवारी।
हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसे इतना ज़्यादा लोगों के बीच फैलाइए, ये जो हमारी व्यवस्था है, ये जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, इन्हें ये समझ में आए कि आज हम एक बहुत बड़े महकमे के अंदर में एक के बाद यंग, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोगों को खोते जा रहे हैं, और उसका रीज़न है मिसयूज ऑफ लॉ. So we have to stop it, we have to prevent it, and hence the reason we have made this podcast. So our intention is to just circulate this one, just clear out this message to reach out to everyone. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके प्रथम एपिसोड में. इस फर्स्ट एपिसोड के हमारे जो मेहमान हैं वे सीनियर सिटीजन हैं और उनकी उम्र 50-60 नहीं बल्कि 70 साल है. वे सीनियर पोजीशन पर बैंक में रह चुके हैं और इनका शुभ नाम है अमृतलाल परमार जी. अमृतलाल जी परमार जी, आपका स्वागत है. स्वागत है. नमस्कार. नमस्ते. हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपके बारे में परिचय दीजिए. हाँ, मेरा नाम है अमृतलाल एस परमार और मैं महसाना से बिलोंग करता हूँ और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर ब्रांच मैनेजर था और मैंने 33 साल सर्विस की है बैंक ऑफ बड़ौदा में और मैं रिटायर हो गया हूँ. ओके, तो आपने 33 साल अपनी ज़िंदगी के बैंक में सीनियर पोजीशन में खपा दिए और उसके बावजूद आज आपकी ज़िंदगी में खलबली मची हुई है, ज़िंदगी में परेशान है. हाँ. हम जानना चाहेंगे कि ये आपकी दूसरी शादी. हाँ, दूसरी. राइट. तो पहली शादी के बारे में थोड़ा सा बताएं. पहली शादी जो हुई थी वो वाइफ अच्छी थी और वो कोऑपरेटिव थी. उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन वो उसको जो बीमारी थी वो बीमारी की वजह से वो अक्टूबर 94 में वो गुजर गई. उसके बाद मैंने 3 साल मेरा विचार नहीं था, लेकिन फैमिली का वो कहना था कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप अकेले हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, तो उसको कौन संभालेगा, इसीलिए तुम दूसरी शादी कर दो. और मैंने अपने फैमिली को सम्मान करते हुए मैंने दूसरी शादी करने का निश्चय किया. तो आपकी जो पहली वाली वाइफ थी उनको क्या समस्या थी? वो उसको गर्भाशय का जो कैंसर था ना, वो अच्छा. इसी वजह से वो हमने डॉक्टर को बताया था. हाँ. डॉक्टर ने बोला कि भाई आप बच्चा तो पैदा कर सकते हैं लेकिन आपकी वाइफ ज़्यादा जी नहीं सकेगी. तो मैंने बोला तो आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो आपकी वाइफ ज़्यादा जी नहीं सकेगी. अच्छा. और ऐसा ही हुआ. जो दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद मेरी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई. तो आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं या? हाँ, एक बड़ी बेटी है और दूसरा छोटा बेटा है. अच्छा. आज उनकी उम्र कितनी होगी आपके बच्चों की? एक बड़ी बेटी की 37 साल की उम्र है और छोटे बेटे का 35 साल की उम्र है. ओके. तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी, फर्स्ट मैरिज से इनको 2 बच्चे हैं और जो पहली मैरिज थी उसमें वाइफ को कैंसर की वजह से उनकी जिंदगी नहीं रही, वो परमात्मा को प्यारी हो गई और उसके बाद में आपने 3 साल के अंतराल के बाद में आपने दोबारा शादी का मन बनाया. और उसके बारे में कुछ बताइए, दूसरी शादी के बारे में. दूसरी शादी इसीलिए मैंने मन बनाया कि भाई छोटे बच्चे हैं और मुझे नौकरी मेरी चालू थी और उस बच्चे को कौन संभालेगा. वो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ. शादी तो वो उन लोगों ने यही कर दिया, वो ये लेकर शादी कर दी ना. मेरे ख्याल से हिंदू मैरिज एक्ट 95 जो इसका सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, उसके मुताबिक नई शादी की.
ओहो, तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी जो दूसरी शादी थी वो शादी लीगल रूप से नहीं हुई? नहीं, इलीगल शादी थी, ओहो, लीगल अच्छा। नहीं थी। थोड़ा सा बताइए किस तरीके से इलीगल ये आपको लगता है? ये इलीगल इस तरीके से थे क्या, जो सेक्शन 7-8 में जो बताया है HMA में कि भाई वो सप्तपदी फेरा होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और ब्राह्मण भित्ति होना चाहिए, हम्म। चौरी का मंडप होना चाहिए, जी भोजन समारंभ होना चाहिए, जी। मंडप डेकोरेशन होना चाहिए, हाँ जी। कुछ गेस्ट आए हुए होना चाहिए। हाँ। ये वो सब कुछ नहीं था। अरे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी शादी में हवन, यज्ञ और फेरे बिल्कुल भी नहीं हुए? नहीं हुए, बिल्कुल हुई फेरे नहीं हुए, ओहो, ओके। बिल्कुल फेरे नहीं हुए, कोई विधि नहीं हुई है। अच्छा। तो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे को रजिस्टर होगा? नहीं हुआ। जी जी जी। हाँ, और उन्होंने वो मना कर दिया था ओहो हो। कि तो बाद ये में करेंगे, बाद में करेंगे, अच्छा। और बाद में करेंगे। ले उन्होंने उसका मकसद वो वही था कि वो बैंक में मैनेजर है, वो अच्छी सैलरी होगी, अच्छा। उसके पास प्रॉपर्टी है, हाँ। तो हम उसको वो छीन लेंगे। दोस्तों देख रहे हैं आप, यानी अभी भी इस वक्त के अंदर भी इस तरीके के लोग हैं जो कि एक भोले भाले इंसान को फंसा करके शादी के नाम पे झांसा दे करके शादी भी कर लेते हैं और शादी भी नहीं होती वो। यानी लीगल रूप से कुछ शादी नहीं हुई, कोई दो आपके रिश्तेदार भी नहीं आए थे उस वक्त में? रिश्तेदार तो मेरे आए थे, उनके रिश्तेदार? उनके रिश्तेदार उसके जो फैमिली वाले थे ना, हाँ। वही आए थे, लेकिन उसके रिलेटिव कोई नहीं था। तो पूरी शादी में कितने लोग होंगे आपके? और उसकी तरफ से 5 आदमी थे। अच्छा। हाँ, बस 5-10 आदमी हो गए। ये पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था जिसमें एक भोले भाले ब्रांच मैनेजर को फंसाया गया, उसको शादी का झांसा देकर के शादी भी नहीं कही और पत्नी भी साथ में आ गई। और उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि भाई मैं बाद में शादी करूंगी। अच्छा। बाद में अच्छा। और उसके बाद वो फिर गए, वो मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूंगी, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे ऐसी तरीके से जीऊंगी। माय गुडनेस। और इट वाज अ फ्रॉड अल्टीमेटली। हाँ, फिर आपकी जिंदगी में किस तरीके के परिवर्तन आए? और नहीं, वो ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने ये किया कि मुझे एक बच्चा चाहिए। अच्छा। हाँ, और मुझे प्रेशर बहुत किया था। अच्छा। मैं मना करता था कि भाई मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और मेरी ये शर्त थी कि भाई देखो, तुम मेरे साथ शादी करोगे तो मेरे जो 2 बच्चे हैं उसको संभालना पड़ेगा, बराबर। उसकी सारवार करनी पड़ेगी, उसको एजुकेशन में मदद करना पड़ेगा, मुझे भी संभालना पड़ेगा, और ये जो है ना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ। आपने अपनी शादी के पहले अपने बच्चों के बारे में क्लियर बता दिया था? हाँ, बहुत क्लियर बता दिया। क्या उनकी शादी के बारे में उन्होंने क्लियर बताया था कि उनके कितने बच्चे थे, कैसे शादी टूटी? हाँ, उन्होंने भी बताया था कि मेरी पहले शादी हुई थी तो उसका एक बच्चा था, तो मैंने उसको दे दिया है। अच्छा, उन्होंने अपना बच्चा अपने पति को ही दे दिया? उसका पति वो पहले था ना, उसको दे दिया। अच्छा, और वो डिवोर्स्ड थी? हाँ, डिवोर्स? हाँ, वो डिवोर्स थी। ओके। हाँ। तो अब ये जो दूसरी शादी थी, ये जो कि ये देखा जाए तो शादी नहीं थी, जो कि बगैर फेरे के शादी आपको उन्होंने बीवी भेज दी और उन्होंने बोला कि हम बाद में शादी करेंगे, और वो आज तक उन्होंने नहीं करी। लेकिन उसके बाद में आपको क्या पता चला? आपकी जो पत्नी बनकर के आई वो औरत के बारे में क्या पता चला, और वो कैसी जिंदगी आपकी चल रही है अभी? उसके बाद वो मैं जब नौकरी पे जाता था तो मेरे 2 बच्चे थे। पहले पत्नी के जो 2 बच्चे थे उसको हैरान करती थी, परेशान करती थी और मारती थी कि मेरे पति के तुम पैसा ले लेंगे। हाँ। और मेरी जो FDR है वो ले लेंगे। हाँ। मेरे पति के। हाँ। और आप मकान ले लेंगे। हाँ। इसलिए वो मारने के लिए दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती थी, बहुत अत्याचार करती थी, और मुझे पता नहीं था। अच्छा। और जो बच्चे मुझे कहने चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी धमकी दी थी कि जो तुम्हारे पापा को जो ये बात बताएंगे तो मैं और मारूंगी। ओहो। जैसा कि हम लोग मूवीज में देखते हैं कि एक सौतेली माँ बच्चों पर किस तरीके से अत्याचार करती है, मेरे ख्याल से उस वक्त में आपके बच्चे छोटे रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे। हाँ, वो उस वक्त तो किस तरीके का अत्याचार करती थी? क्या
बोलती वो थी? मारती थी, वो घर में वो काम कराती थी, कचरा पोता कराती थी। अच्छा, वहाँ वो पढ़ने में कोई मदद नहीं करती थी। अच्छा, अच्छा, वो उसको स्कूल को जाने के वक्त समय पर नहीं जाने देती थी। अच्छा। हाँ, और बहुत मारती थी, बहुत ओहो मारती हो! थी। यानी जो ये छोटे बच्चे हैं, वो एक बच्चा 9 साल का था, वो बेटी 9 साल की थी अच्छा, और बेटा 7 साल का था। ओहो हो! इतने बहुत ही छोटे इतने छोटे बच्चे। बच्चे को संभालना ज़रूरी है, हाँ, तो वो नहीं, उन्होंने संभाला नहीं है। हाँ, हाँ। और वो मुझे भी धमकी दे रही थी कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, नहीं तो वो 498 का जो ओह! 498 ए का जो कानून है, हाँ, वो कानून में आपके सामने मैं कंप्लेंट करूँगी। बस यही समझने की बात है। अब उनको 498 498 एक हथियार जैसा लगता है, जिसे वो कभी भी मिसयूज़ करती हैं और सरेआम धमकियाँ देती हैं कि मैं तुम्हें फँसा दूँगी। क्यों बोलती हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कानून उनके साथ में है, पुलिस उसके साथ में है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि वो 498 का झूठा केस भी करें, तो एक आदमी परेशान होता ही रहता है। हम ये जानना चाहते हैं अमृतपाल जी कि आपके बाद जब ये बच्चे इस छोटी सी उम्र से परेशान कर रही थी और इस तरीके का उनका क्रूअल बिहेवियर था, परेशान करती थी, आपको भी धमकी देती थी, उसके बाद में और आपको उनके बारे में क्या पता चला? और उसके बाद वो पुलिस में बार-बार जाते थे। अच्छा, पुलिस में मुझे बार-बार ले जाते थे और धमकी देते थे कि आप बच्चों को क्यों इतना प्यार करते हो? अच्छा। अरे भाई, छोटे बच्चे हैं, उसका तो डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ। ये अपने माँ-बाप का फर्ज में आता है, हाँ, हाँ, तो हाँ, उसको पढ़ाओ, हाँ, बेटी को पढ़ाओ। गवर्नमेंट का भी स्लोगन है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जी, तो तुम इसके अगेंस्ट में क्यों जाती? हाँ, उसको पढ़ाना, बेटी बच्चे को पढ़ाना। मैं आप उसके बाद उसका जो बेटा हुआ था, हाँ, तो हाँ। उसको भी मैंने ट्यूशन और फी सब मैंने किया है। फिर भी वो मुझे मेरा पर अत्याचार कर रही थी। मुझे पॉलिटिशियन में ले जाते थे। पॉलिटिशियन में जाके वो बोलते थे कि भाई मुझे शारीरिक मानसिक त्रास दे रहा है, अच्छा, और पुलिस उसकी सुनती थी। तो अच्छा, पुलिस को बताया मैंने हाँ, कि भाई मैं शारीरिक मानसिक त्रास में करता हूँ, तो हाँ। उसका आप एविडेंस ले लो। अच्छा, एविडेंस उसके पास है, कोई अच्छा, एविडेंस हो तो बताओ कि भाई मैंने उसको मारा है, पीटा है। जी, तो पुलिस कुछ बोलती नहीं थी। वो अच्छा, पुलिस है ना, वो हमारे सुनती नहीं है, हमारे पुरुषों की कुछ सुनती नहीं है, ओहो! वो महिलाओं की सुनती है। देखिए, ये बिल्कुल कड़वा सच है कि आज पुलिस वालों को इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि यदि कोई नारी आपके पास में कंप्लेंट लेकर के आती है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वो बोल्ड वुमेन नहीं है, वो पढ़ी लिखी वुमेन नहीं है, बल्कि अबला नारी है। और उसकी कंप्लेंट के आधार पर विदाउट एनी एविडेंस वो पति को प्रताड़ित करती है पुलिस। सो अब इसके बाद में इस तरीके से उनकी टेंडेंसी थी कि वो पुलिस में ले जाती थी, पुलिस थाने में आपको परेशान करती थी। तो कुछ एफआईआर वगैरह भी हुई या कुछ इस तरीके के नहीं, केसेस वो वगैरह? 100 डायल पर वो फ़ोन करती थी और पुलिस घर पे आकर मुझे वो हुँ, पॉलिटिशियन ले जाती थी। हुँ, और पुलिस समझाते थे, हुँ, उसको समझाते थे कि भाई देखो, वो हुँ, मैनेजर है हुँ, और वो पढ़ा लिखा आदमी है, हुँ, वो गैजेटेड ऑफिसर है, हुँ, उसको ऐसा नहीं करता। हुँ, तो उसको पुलिस उसको समझाती भी थी। अच्छा, और जो 100 नंबर पे डायल पर जो फ़ोन करती थी, हुँ, तो पुलिस की फर्ज बनती थी कि भाई एक एप्लीकेशन हुँ, उसके पास से लेती थी हुँ, और वो कॉम्प्रोमाइज़ का, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी। हुँ, मेरी तो कोई गलती है नहीं, हुँ, मैंने मारपीट तो नहीं किया है, हुँ, फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। हुँ, इसका मतलब है कि ये फेक केस कर रही थी मेरे ऊपर। हुँ, फेस करना चाहती थी, मुझे डराने चाहती थी, हुँ, मुझे धमकाने चाहती थी हुँ। और मुझे वो प्रेशर में रखना चाहती थी। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जब कोई भी व्यक्ति 100 नंबर पे पुलिस को डायल करता है, तो पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि वो उस केस को रिटर्न कंप्लेंट बनाए और उसको डिसॉल्व करे और यही उनके साथ में वो करती थी हर बार। तो उनकी ये टेंडेंसी बन गई थी कि वो आपको कई बार पुलिस स्टेशन ले जाती कई थी। बार ले गई।
कई बार ले गई। कई बार ले गई। My और उसके goodness. बाद वो गुजरात कानूनी सेवा से सत्ता मंडल है वो शाहीबाग नपनाड़ा में, उसमें भी कंप्लेन की थी। महिला आयोग में भी कंप्लेन की थी। ओहो, महिला बहुत मुझे वो कानून का उसने बहुत गलत दुरुपयोग किया है। देखिए, महिला, अभी आपने जो शब्द बोले, महिला आयोग में भी कंप्लेंट हाँ, करी थी। वहाँ भी कंप्लेन किया है। यही हम बार बार बोले जा रहे हैं कि क्या पुरुष आयोग नहीं होना चाहिए। एक महिला तो महिला आयोग के पास भी चली जाती है, महिला थाने भी चली जाती है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, जज भी सपोर्ट करते हैं, जस्टिस सपोर्ट करते हैं, पूरी प्रणाली सपोर्ट करती है, और यहाँ तक कि पुरुष भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या एक आदमी को कोई सपोर्ट करता है? क्या एक आदमी के लिए कोई मेंस राइट का कोई सेल बना हुआ है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। वापस मैं कहानी पे चलता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसका जो बिहेवियर था आपके पहली पत्नी के जो बच्चों के प्रति था, क्या वही बिहेवियर अपने बच्चे के प्रति भी था? अपने बच्चे को वो कैसे रखती थी? वो अपने बच्चे को तो वो अपना बच्चा मानती नहीं थी। अच्छा। और मैंने उसको बोला था कि जो भी बच्चे को अपना लो और अब उसको बेटा बुलाओ, बेटा कह के बुलाओ। तो उन्होंने यही मुझे धमकी दी कि आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे ना, तो फिर भी मैं आपके बच्चे को मैं बेटा कह के नहीं बुलाऊंगा। नहीं, तो उसका भी आप बता रहे हैं कि उससे भी आपको एक बेटा, उसका बेटा, उसका जो बेटा था ना, उसको तो बेटा कह के बुलाती थी। बहुत प्यार करती थी। लेकिन जो मेरे पहली वाइफ का जो बच्चे थे तो उसको जरा भी प्यार नहीं करती थी, जरा भी प्रेम नहीं करती थी, जरा भी जो खाने का भी वो संभाल नहीं रखती थी। माय गुडनेस, ये सचमुच मैंने अभी तक तो मूवीज में ही देखा है कि एक सौतेली माँ कितना जुल्म उठाती है बच्चों पे, और ये आज मैं इनसे कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, बच्चे को दिल से लगा के रखती थी, बेटा भी बोलती थी, और इनके बच्चों को वो बेटा बोलने को भी तैयार नहीं थे। और उन्होंने गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्ता मंडल है ना, वो अहमदाबाद में, उन्होंने वहाँ कंप्लेंट की थी। और कंप्लेंट करने वो उसको ऐसा मांगा था कि मुझे सलामती चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और मुझे आर्थिक मिल्कियत चाहिए, और मुझे बहुत मानसिक, शारीरिक मानसिक टॉर्चर करते थे। तो मेरा बेटा मेरे पे वो गलत कंप्लेन किया था। तो उन्होंने हमको बुलाया था कानूनी सेवा सत्ता मंडल ने, और हमने ये सब बताया कि ये जो उन्होंने लिखा है, कंप्लेन किया है, वो गलत है। हमको तो उसको अच्छी तरह से रखते हैं। और जो कानूनी सेवा सत्ता मंडल वाले जो उसको प्रॉपर जो जस्टिस देना चाहिए, वो जस्टिस हमको नहीं दिया। और वो बोलते थे कि भाई महिला को आधी 50% तो प्रॉपर्टी देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। और जब मैंने अपने स्वयं जो आवक पैदा की है, मेरा स्वपार्जित आवक है, तो वो तो मैं उसको कैसे दे सकता हूँ? मैं उसको दे, वो चाहे कोई कानून ही नहीं है ना। तो वो मेरे पास से वो मिल्कियत मांग रही थी, और मिल्कियत और पैसे के लिए वो मुझे बहुत परेशान करते, और खोटी फरियादों करती थी, गलत फरियादों करके वो मुझे हैरान परेशान करती थी। वो क्यों? इसका मतलब यही था कि मैं उसके पास से प्रॉपर्टी ले लूँ और पैसा ले लूँ और उसको भगा दूँ। ये क्या होता जा रहा है? हमारे हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता और संस्कार तो मुझे लगता है अब खत्म ही होते जा रहे हैं। सिर्फ एक औरत भूखी हो चुकी है पैसों की, उसे सिर्फ पैसा चाहिए, और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मैं यदि बात करूं इस फेमिनिस्ट ग्रुप की, तो वे सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की बात नहीं करती। यदि मैं इनके केस में भी बात करूं, तो इनकी जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभाती थी, और जिम्मेदारी नहीं निभा रही, उसके लिए इनके पास में कोई धारा, कोई कानून, कोई मेंस आयोग नहीं है जहां पर ये अपनी गुहार लगा सके और बता सके कि ये औरत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। लेकिन हाँ, औरत के पास में हजारों दरवाजे खुले हुए जहां पर वो खटखटा सकती है अपने अधिकार मांगने के लिए। हाँ, मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने सेवा नहीं की। अच्छा। मेरे माँ बाप जो बहुत बुढ़े थे, वो बहुत कमजोर थे, वो उसकी भी सेवा नहीं की है।
घर में रहने भी नहीं, वो आते थे मेरे, हाँ जब मेरे बेटे के घर पे जाऊँ हाँ। तो वो घर में घुसने नहीं देती थी। ओहो, मेरी हो, माँ हो। को और मेरे पापा को, दोनों को निकाल दी थी। समझ सकते हैं कि जब वो तो अपने उसको बच्चों बहुत को भी दुख हो, मेरे को तो बहुत दुख होता है क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मेरे जन्म दिया है, मेरी फर्ज बनती है हाँ मैं उसकी सेवा करूँ। जी पर वो ये वाइफ, ये परजूरी वाइफ है, हाँ ये इलीगल वाइफ है, हाँ वो घर में घुसने नहीं देती थी। और वो मुझे पता भी नहीं था, मेरे माँ बाप आए थे, वो मुझे पता ही नहीं चलता था क्योंकि अच्छा वो बच्चे को ऐसा डरा दिया था बच्चे को हाँ। कि कुछ नहीं बताना, अगर जो बताएंगे तो मैं आपको बहुत मारूंगी। तो बच्चों ने फिर आपको कब बताया, आपको कब पता चला ये बात? मैंने बच्चों ने मुझे प्राइवेट में, मैंने दादा आए थे, दादी आए थे, अच्छा लेकिन उन्होंने उसने भगा दिया। वो वक्त आने के बाद मेजोरिटी में आ गए थे बच्चे। अच्छा बड़े हो गए थे बच्चे हाँ, तब बच्चे उन्होंने थोड़े बताया। समझदार हो गए थे। हाँ 15 साल के, 16 साल के हो गए थे वो। अच्छा। हाँ, और शादी के वक्त में बच्चे 5 7 9 साल हाँ के 9 साल के थे, बेटी थी 9 साल की। 9 और से 16 साल पे जाके उन्होंने बताया। बताया। यानी एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 7 और 9 साल के खौफ की जिंदगी जीते रहे, वे प्रताड़ना सहन करते रहे और वो अपने पिता को भी बताने में सकुचाते थे, डरते थे और कभी नहीं बताया। और 16 साल में आकर के उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनके साथ में लाइफ चलाते रहे। आपने सोचा कि मैं सारी चीजें ठीक हो चलाते रहा, जाएंगी। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं पॉलिटिशियन जाऊँ तो मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, हम्म, और जो जुडिशरी है तो वो भी नहीं सुनती, हम्म। तो क्या करूँ मैं इसके मैं सहता रहा। इसके अलावा और भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम थी आपकी? ये जब पता लगा तो सदमा पहुंचा था कि मेरी वाइफ ऐसी है, मुझे ऐसी वाइफ मिली। और मुझे तो रोना भी आता है कि हाँ। ये क्या मेरी ज़िंदगी है ये। हाँ। मैं तो 2 बार सोच रहा था, वो साबरमती नदी किनारे गया था, नहीं वो आज सुसाइड करने गया था कि भाई मुझे ये ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी चाहिए। लेकिन 2 बच्चे थे, तो उसका भविष्य देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो जाने दो, हाँ। हम सहन करेंगे, हाँ। हम लड़ेंगे। और बहुत लड़ने के लिए मैंने समानता फाउंडेशन में मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा। आज मैं इतना मजबूत बन गया हूँ हाँ, कि समानता फाउंडेशन से मुझे बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलता है, और बहुत उसका जो जितना मेंबर है, हाँ। वो मेंबर मुझे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस गैप, ये जो गैप है इस न्याय प्रणाली में और हमारे भारत की व्यवस्था में, इसको देखते हुए एक पहल शुरू हुई जिसका नाम है सेव इंडिया फैमिली, SIF, जो कि भारतवर्ष में कार्य करती है और हर प्रांत में, हर स्टेट में उसका अलग अलग NGO के नाम से रजिस्टर्ड है। और गुजरात में जिस नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके बारे में इन्होंने बताया, उसका नाम है समानता फाउंडेशन। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि आदमियों की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और वे वही विक्टिम होते हैं जो खुद सहन कर रहे होते हैं, खुद उससे जूझ रहे होते हैं, और वो एक दूसरे को कंधा देते हैं, सहारा देते हैं और उसको हेल्प करते हैं मोरली, ताकि वो किसी भी तरीके से कोई गलत कदम ना उठाए और एक और अतुल सुभाष की स्टोरी ना हो। आपको हम बोलना चाहेंगे कि आपने पहले भी अच्छा, इस वक्त में पॉजिटिव बने रहे और आपने स्ट्रांग बने हाँ, रहे। मैं स्ट्रांग आगे बन भी गया स्ट्रांग हूँ। बनिए। मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया। मैं नहीं करूँगा सुसाइड, और मैं उसके सामने लड़ूंगी, लड़ूंगा। और मुझे एक बात बताना थी, मैं भूल गया हूँ कि भाई मैं उसके साथ रहता था। हाँ। मुझे हैरान परेशान करती थी, मुझे घर से निकालने के लिए। अच्छा। और मेरे 2 बच्चे, जो अगले वाइफ का जो 2 बच्चे थे, हाँ। वो 2 बच्चे को घर से निकालने के लिए बहुत उसको हैरान परेशान किया। लेकिन जो छोटे बेटा था ना, उसको बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। अभी वो मैनेजर है, मैनेजर में काम करता है। तो मेरी बेटी और वो मेरा बेटा वो उसके साथ चले गए। तो उसको तो अच्छा हो गया कि ये जो परेशानी थी उसमें से वो मुक्त हो गए, लेकिन मैं वहाँ रहा। तो मुझे कहने का मतलब है कि इन्होंने उस दलदल से, उस प्रॉब्लमेटिक जो माहौल था, वहां से अपने दोनों बच्चों को इंडिपेंडेंट बना करके, पढ़ा लिखा करके, एक अच्छे समाज के अंदर में बढ़िया जॉब
बैंक के अंदर में जॉब करवा वो भी करके मैनेजर है। और अपना बेटा और अपनी बेटी दोनों को आपने वहां से अलग कर दिया। हाँ ना, वो उन्होंने वो छोड़ दिया घर, अच्छा, घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया। ये हर रोज का जो प्रॉब्लम था, सुबह होती तो वो झगड़ा करती थी, शाम को भी झगड़ा करती थी, दोपहर को झगड़ा करती, जोर जोर से बोलती, जोर जोर से चिल्लाती थी, और रात को भी वो शांत नहीं होती, रात को भी जोर जोर से बोलती थी। तो फ्लैट वाले को वो जहाँ हम रहते थे हाँ। वो भी लोग परेशान थे। तो वो हमारे बेटा और बेटी वो घर छोड़ के चले गए। दोस्तों, मैं बताऊं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर में यदि आपको बीमारी है, यदि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है, यदि आपको व्यापार में कुछ कष्ट है, यदि आपको कुछ पढ़ाई में कष्ट है, आप ये सब कुछ सह लोगे, लेकिन घर का कलेश आपको अंदर से तोड़ देता है। ये जो अंदर की कलेश होते हैं वो धीरे धीरे दीमक की तरह खाता रहता है। और ये जो आप स्टोरीज सुनते हैं एक एक आत्महत्या की, ये वही स्टोरीज है कि वो जब घड़ा भर जाता है, जब आदमी को कुछ नहीं दिखता, होपलेस हो जाता है, तो वो जाकर के अंदर ही अंदर घुटता हुआ आदमी आत्महत्या का कदम उठाता है। बट थैंक गॉड SIF समानता फाउंडेशन जो कई लोगों को सहारा दे करके उन्हें ये गलत कदम उठाने से रोकती है। हम आपसे और आगे जानना चाहेंगे कि आज आपकी स्थिति कैसी है और अभी क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ चुके हैं? परिवर्तन तो आया हुआ है परिवर्तन, हम अलग हो गए। अच्छा, आपने भी वो घर छोड़ दिया है? मैंने घर छोड़ दिया, इसीलिए क्यों? छोड़ दिया, हाँ। इसीलिए छोड़ दिया कि मैं अकेला रह गया। जी। दोनों बेटे तो चले गए, हाँ जी। बराबर मैं अकेला रह गया। वो इलीगल वाइफ हाँ और जी। उसका सन अच्छा। दोनों मिलके मुझे हैरान परेशान कर देते। अच्छा। हाँ, वो मुझे कहे बिना, वो इलीगल वाइफ है ना, हाँ। वो चली जाती थी, हाँ। वो 3-4 घंटे के बाद आती थी। उसके लड़कियों को पूछता था मैं कि हाँ। तेरी मम्मी किधर गई, हाँ। तो बोलता कि अभी आएगी, अभी आएगी, अभी गई। तो वो 3-4 घंटे के बाद वो आती थी। जो मैं पूछूं तो कहाँ गई थी, हाँ। तो कि मैं मेरी फ्रेंड के घर गई थी, या वहाँ गई थी, वहाँ गई थी, हाँ। ऐसा बहाना बताते थे। हाँ जी। एक दिन ऐसा आया हाँ कि जी। उन्होंने मुझे परेशान, बहुत जोरदार परेशान किया। अच्छा, और मुझे वो कैसे परेशान? छोटी सी कोई बात थी, मुझे याद नहीं है, हाँ जी। छोटी सी कोई बात थी, हाँ हाँ। उस बात पर उसने बहस किया, अच्छा। जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से बोला। तो मेरा भी, हाँ। मैं भी मानवी हूँ, मैं भी हाँ, हाँ। मैन हूँ, मुझे भी दर्द होता है। जी। तो मैंने बोला कि भाई इतना तू क्यों बोलती हो, क्या मैंने क्या किया है? हाँ, मैंने हाँ। आप सबको लिए, मैंने सब किया है, हाँ। आज मकान लिया है, हाँ। आप लोगों को, आपके बेटे को पढ़ाया लिखाया, हाँ। आपको मैं मेंटेनेंस करता हूँ, जी। तो मुझे क्यों ऐसा हैरान करते हो? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ज़्यादातर वो ज़्यादा बोलते थे, वो अच्छा। झगड़ा हो गया। हाथापाई भी हुई? हाँ, उसने हाँ। मेरे हाथ में जो मैंने वो लैपटॉप पड़ा था, तो मैंने ले लिया लैपटॉप, हाँ हाँ और हाँ। मेरे रूम में ले जाता था। हाँ, तब उसे वो लड़का आया और हाँ। मेरे हाथ में से लैपटॉप छीन लिया अच्छा। और मुझ पर घा किया। ये जो दाहिने हाथ है ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उस पर घा किया। अच्छा। तो वो हड्डी टूट गई, वो मेरे पास एविडेंस भी है। हड्डी टूट गई? हाँ, हड्डी इस टूट गई। तरीके से मारा हाँ, ऐसा जोर से मारा बेटे ने? बेटे ने। और जो इलीगल वाइफ थी ने, उन्होंने भी यहाँ मारा, दोनों हाथ पे मुझे करा। तो उस पर सूजा आ गया और ये हड्डी टूट गई। ओह माय गॉड। और मैंने और बाद में उन्होंने पुलिस बुलाई। अच्छा। पुलिस आई और मुझे वह पुलिस स्टेशन ले गई। उन्होंने मारा और पुलिस किसने बुलाई? उन्होंने ही पुलिस बुलाई? हाँ, उन्होंने पुलिस बुलाई। इसी को बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर क्या हुआ? फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और वो पुलिस वाले हैं ना, तो वो तो उसके सुनता था। अच्छा। और मुझे वो बोलता था कि आप वहाँ क्यों रहते हो, आप चलो, आप होटल में जाओ, और हम आपकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा। आप होटल में रहिए, अच्छा। 200 रुपया लेते हैं होटल वाले, और खाना पीना वहाँ भी मिल जाते हैं। तो आप अलग हो जाओ, अच्छा। और तुम्हारी वाइफ और जो लड़का है वहाँ रहने दो। अच्छा। तो ये तो गलत हुआ ना। देखिए पुलिस वाले मेरा क्या घर सलाह है, देते हैं। मेरा घर है और मैं बाहर रहूं। वाह,
क्या सलाह दी? क्या सलाह दी? ये पुलिस वाले ने, हाँ। दानियल निमला पुलिस वाले ने यही मुझको कहा। अच्छा। तो मैंने मेरे जो बेटे बेटा हिम्मतनगर में नौकरी करता था, तो उसको मैंने फ़ोन करके बेटी को बुलाया, दोनों दौड़ के आए। अच्छा। हाँ, और पुलिस को बताया हाँ। कि ये गलत है। अच्छा। मेरी बेटी ने सब बताया बहुत कि बढ़िया। वो गलत है। हाँ। और बाद में वो पुलिस को पता चला हाँ। कि ये जो है ना, ये लेडीज वो गलत है, अच्छा। वो गलत है। बराबर। हाँ। तो हमने बाद में सोचा, वो बच्चे को, दोनों बच्चे कि हम पिता को खो देंगे तो अपना कौन, अच्छा। अच्छा। माँ ये तो सौतेली माँ है, हाँ। तो अपने बाप को हम खो देंगे हाँ। तो हमारा कौन। हाँ। तो उन्होंने वो बोला कि चलो पापा हमारे साथ, अच्छा। और मुझे हिम्मतनगर ले गए। अच्छा। और रात को 10 बजे हाँ। 10 बजे वो डॉक्टर को बुलाया, हाँ। और वहाँ डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने वो हड्डी फिट की हाँ। और पाटापिंडी किया, हाँ। और वो पाटापिंडी ये हाथ पर भी किया है। हाँ। और मेरे पास वो एक्सरे भी है, हाँ। उसका दवा का बिल भी है, सब कुछ है। ओह माय गॉड। और वो मैंने 9 महीना तक मैंने ये दर्द सहन किया है। समझ सकते मैं हैं कैसे, मैं स्नान नहीं कर सकता था, मैं संडास नहीं जा सकता था, मैं इसलिए इतना अत्याचार हुआ है, इतना मेरे को बहुत दर्द होता है। हाँ, मेरे को समझ बहुत सकते हैं, दर्द होता है। समझ सकते हैं, हाँ। समझ सकते हैं। ये ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ ओनली पैसे के लिए और मकान के लिए ऐसा करना चाहिए। ये कैसी महिला है, ये कैसा बच्चा है जो ये पिता को मारता है, हाथ उठाता है। यही कहानी है। आप समझिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसे की नीयत से वे संबंध भी नहीं रखना चाहते। उन्होंने अपने इनके जो प्रथम पत्नी के जो बच्चे थे उनको भगा दिया। उसके बाद में वे चाहते थे कि ये भी भग जाए, और उसके लिए उन्होंने मार पिटाई करी, और शायद आपको घर छोड़ना पड़ा। आज आप घर मेरा नहीं, वो इसी वजह से मुझे अभी आप घर पे नहीं रहते। नहीं, 2-2.5 साल हो गए हैं। वरना मैं जाता भी नहीं हूँ, हाँ। वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ। देखिए क्या मेरा घर है और मैंने घर छोड़ दिया, वो औरत, क्योंकि मुझे डर लगता है। उन्होंने वही मुझे हमने बताया कि अभी तुम इधर आओगे तो मैं जो हमारा कायदा है, हमारा कानून है, वो कानून से मैं आपको कंप्लेन करूंगी। अच्छा। और लड़का बोलता है कि जो यहाँ आएगा हाँ। तो मैं मारूंगा। लड़का बोलता है मैं मारूंगा। हाँ, मैं मारूंगा। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? और वो मकान आप ही के नाम पे है या मेरे नाम पे है, मैंने लोन लेके वो मकान बनवाया है। बताइए, लोन लेके आपने हाँ, वो मैंने, वो मेरी लोन- बचत थी, लोन थी, वो जो पैसा थे वो वहाँ मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा आया था उस पे ये और लोन, ये सब करके मैंने वो मिलकत बचाई थी। यदि मैं सरल शब्दों में इनकी कहानी को समराइज करूं तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर में एक औरत ने एक ऐसे आदमी को जो कि गस्टेड ऑफिसर था उसको फंसाया शादी के झूठे जाल में, जिसमें शादी भी नहीं करी, और उसकी कमाई हुई संपत्ति, उसके कमाए हुए घर में वो आज ठप्पे से बैठी हुई है। और जो मकान मालिक था, जिसका मकान था, जिन्होंने अपनी एक एक पैसा बचा करके मकान बनाया था, उनको उनके घर से ही निकाल दिया है। और वे बता रहे हैं कि वे 2-2.5 साल से गए नहीं है। आप 2-2.5 साल से घर में ही नहीं गए। नहीं गए। और अभी इस वक्त में वो आपसे क्या चाहती है औरत? वो तो मैं मर जाऊँ तो वो ऐसा चाहती है कि वो मर जाए तो अच्छा है, तो अच्छा। उसकी जो संपत्ति है वो मुझे मिलेगी, पैसा भी मुझे मिलेगा, वो ऐसा चाहती है। वो लड़का भी ऐसा चाहता है। हम आपके लिए बहुत ज्यादा अब मैं भगवान क्या से जाऊँ? प्रार्थना करेंगे कि आप मैं अब क्या जाऊँ? नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। मैं तो और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए दोबारा से। और शायद मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी की जो उम्मीद की किरण है वो आपके बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बस आप उन्हीं के परिवार को आगे बढ़ा करके शादी करके उनके कर सकते हैं। और दूसरा, मैं न्याय प्रणाली से, पुलिस प्रणाली से बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के लिए आपके पास में क्या जवाब है? क्या है कोई जवाब? क्या आप ऐसे व्यक्ति ने जिसने पूरी जिंदगी गस्टेड ऑफिसर के रूप में काम किया,
एक अच्छी पोजीशन पे बैंक में सुचारू रूप से काम किया, बगैर दाग लगे हुए वे रिटायर हुए और आज वो एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये घरेलू हिंसा, कलेश, विवाद, और वे सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से, बिकॉज जेंडर जस्टिस नहीं है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप स्टूडियो में आए, आपने अपनी कहानी शेयर करी, बोल रहे। हम लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी पूरी देखी है। आज आप 70 साल के हैं, आपके पास में जितना अनुभव है वो अनुभव बहुत कम लोगों के पास में है। आज हर जगह पर बच्चे लोग शादी करते हैं और गलत औरत के साथ में शादी हो जाती है, फिर वो फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो जो लोग ऐसे प्रश्नों में फंसा हुए हैं, लड़के हैं या मेरी उम्र के लोग हैं जी, तो उन्होंने हिम्मत रखना चाहिए। हाँ, कोई सुसाइड का पगला नहीं लेना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, मजबूती से लड़ो। और वो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो उसको सर्च करना चाहिए कि ये जो कंप्लेंट लिखवा रही है वो सच है, और सच होने को अगर उसको मालूम पड़े पुलिस को तो ही उसकी कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। लेकिन जो गलत है तो उसको वो कंप्लेंट है ना, वो उसको आईओ ऑफिसर है ना, वो कोर्ट को बोले ये गलत फरियाद है तो कोर्ट उसको निकाल देगी। दूसरा, ये जुडिशरी है ना, वो मानवता अभिगम अपनाएगी ना, तो जैसे महिलाओं को जो कानून बनाया है और उसका गलत दुरुपयोग करती है तो वो जुडिशरी उसको समझना चाहिए, और पुरुष को भी न्याय मिलना चाहिए। जो महिलाओं गलत कानून का उपयोग करती है उसको सजा होनी चाहिए। जिस तरह पुरुष को सजा होती है उसी तरह उसको भी सजा होनी चाहिए। जिस तरह महिलाओं को मेंटेनेंस मिलती है, आज एलिमनी के नाम पे महिलाओं ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 500 करोड़ ऐसा मांग रही है। वो उसको बंद करना चाहिए। ये कानून में सुधार लाना चाहिए। वो पार्लियामेंट में समझना चाहिए, पार्लियामेंट में वो कानून का सुधार लाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये 449 ये है डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको सुधार कीजिए, उसको संशोधन कीजिए। लेकिन वो पार्लियामेंट सुनती नहीं है। जुडिशरी क्या करे? जुडिशरी तो वो उसको जो उसके जो कानून के अंतर्गत वो वर्डिक्ट देती है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूँ, वो रिक्वेस्ट करता हूँ जुडिशरी को, वो मानव अभिगम अपनाए और वो चुकादा दे, सबको न्याय मिले। जैसे सबका साथ सबका विकास, इसी तरह सबका न्याय होना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास है तो सबको न्याय भी मिलना चाहिए। न्याय सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं अधिकार सुरक्षित है, आदमी भी है जो प्रताड़ित हो रहा है। और हमारी मांग है कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठे और हमारे लिए भी मेंस कमीशन बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एपिसोड में बने रहने के लिए। हम लोग अगले हफ्ते दोबारा से एक नए गेस्ट के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और कभी भी आत्महत्या जैसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।